बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेनकाब और मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, 13 अगस्त की रात जहां पर लाहौर शहर में तमाम तर पुलिस जो है वो जश्न आज़ादी में मसरूफ़ शहरियों की सिक्योरिटी पर मामूर थी और खुशियां मनाई जा रही थी। हर तरफ कौमी तराने जो है वो बजाए जा रहे थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आतिशबाजी का इंतज़ाम सरकारी सतह पर किया गया था। म्यूज़िकल कंसर्ट रखे गए थे। शहरी सड़कों पर निकले हुए थे और जश्न आज़ादी की जो तैयारियां थीं वो उसको एंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान कल रात को 13 अगस्त की रात को एक वाक़या बदामी बाग के इलाके में पेश आता है। एक वायरलेस पर कॉल चलती है और बड़ी खौफनाक कॉल थी वो, और उस कॉल ने सारी लाहौर पुलिस नहीं बल्कि पंजाब पुलिस को हिला कर रख दिया। बदामी बाग में जो वाक़या पेश आता है वो वाक़या कुछ इस तरह से था कि एक सब इंस्पेक्टर जो थाना लारी अड्डा में तैनात था, अदील आशिक उसका नाम था, और एक हेड कांस्टेबल जिसका नाम असद था। ये दो अहलकार जो थे बदामी बाग के इलाकों में दहशतगर्दों की फायरिंग का निशाना बन जाते हैं। वहाँ पर जब फायरिंग होती है तो इन दोनों की हलाकत हो जाती है, इन दोनों शहीद हो जाते हैं। और इनकी शहादत के बाद तमाम तर पुलिस की तवज्जो जो है वो जश्न आज़ादी पर, जहाँ पर उनकी मामूर थे वो ड्यूटी कर रहे थे, वो तमाम तर तवज्जो जो है उनकी यहाँ पर हो जाती है। और तमाम अफसरान, DIG लाहौर फैसल कामरान, SP सिटी, वो मौके पर पहुँचते हैं। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँचती है। वहाँ पहुँचकर जब तमाम तर हालात व वाक़यात का जायज़ा लिया जाता है, देखा जाता है, पूछा जाता है, तो जो राज खुलता है वो इंतहाई खौफनाक राज था। अब वो राज क्या निकला कि एक कल अदम तंजीम थी, उसके एक कह ले कि दहशतगर्द जो पुलिस अफसरान ने डिक्लेयर किया है, उसका नाम रेहान भट्ट था। उस रेहान भट्ट के मुतल्लिक बताया गया कि उसने एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल असद को फायरिंग करके जो है कत्ल किया है। और उसके साथ जो उसके साथी थे, एक उसका वालिद बताया गया है जिसका नाम फयाज भट्ट था, एक साथी और था उनके साथ जिन्होंने वहाँ पर ये फायरिंग की और फायरिंग करके दो अहलकारों को शहीद कर दिया उन्होंने। अच्छा, इस वाक़े के बाद लाहौर शहर में सख्ती बहुत कर दी गई थी। जगह जगह नाके लगाए गए, चेकिंग की गई, और ये जो दहशतगर्द थे इनकी तलाश में पुलिस लग गई, इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हो सकी। अब ये वाक़या रूनुमा हो गया। लाहौर की तमाम तर पुलिस की तवज्जो उस वाक़े की तरफ मरकूज़ थी और उस वाक़े के जो ज़िम्मेदार थे उनके तलाश करना और वाक़या किस तरह से रूनुमा हुआ, सब इंस्पेक्टर को उन्होंने दहशतगर्दों ने किस तरह से ट्रैप करके वहाँ पर बुलाया, ये सारी चीज़ें अभी चल रही थी। और वाक़े को कोई 1 से 1.5 घंटा गुजरा था तो उसके बाद एक और खौफनाक इतला आती है, और वो इतला क्या थी कि मुल्तान रोड यतीम खाना के चौक पास, वहाँ पर जो पुलिस ड्यूटी पर गार्ड तैनात थी, वहाँ पर जो है भी फायरिंग होती है, पुलिस अहलकारों को निशाना बनाया जाता है, और उस हमले में 4 पुलिस अहलकार और एक शहरी जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं। अब जो ये वाक़या होता है, इस वाक़े में अहलकारों को फौरी तौर पर जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर एक अहलकार जिसका नाम हारिस बताया गया है वो शहीद हो जाता है। बाकी तमाम अफसरान जो वहाँ पर मौजूद होते हैं बदामी बाग में, वो फौरी तौर पर भागते हुए, निकलते हुए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर तमाम तर हालात व वाक़यात का जायज़ा लेते हैं। IG पंजाब, CCPO लाहौर, DIG फैसल कामरान, SP, तमाम लाहौर के अफसरान जो हैं वो अब मुतहर्रिक हो जाते हैं इन दो वाक़यात के बाद, और इन वाक़यात को सरजद करने वाले दहशतगर्दों के जो है वो पीछे होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, ज़ख्मी जवानों की इयादत करते हैं। अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान रोड पर, जो TLP का हेडक्वार्टर हुआ करता था, जिसको पुलिस ने सील कर दिया हुआ है और उस पर बैन लग गया हुआ है। अब ये कलअदम तंजीम है और यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर पिछले कोई 1.5 साल से 2 साल से मुस्तकिल यहाँ पर पुलिस की गार्ड मौजूद है। मेरा कैमरामैन आपको पीछे दिखाता है कि ये अपना TLP का हेडक्वार्टर है। बैक साइड पर ये गार्ड लगाई गई है यहाँ पर, और अपना जितने भी ये जंगले लगा के बंद किया गया है। पुलिस की जो है यहाँ पर चौकी बनाई गई है, रेत की बोरियां रखकर यहाँ पर मोर्चा बनाया गया है, और किसी को भी यहाँ पर आने जाने की इजाज़त नहीं है। किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है यहाँ पर उस कलअदम तंजीम की। कल यहाँ पर इस जगह पर ड्यूटी पर मौजूद थे पुलिस एहलकार। ये ड्यूटी
कल जो वाक़या हुआ यहाँ तक ये मौजूद थे, इस जगह पर ये जंगले थे और यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद थे। और इस साइड से मैं कैमरामैन अली से कहता हूँ ज़रा इधर से दिखाए कि ये पेट्रोल पंप है, इसके साथ मुल्हका TLP के जो हेडक्वार्टर है। और इस साइड से जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए मोटरसाइकिलों पर तीन दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर आते हैं। और यहाँ से जब वो आते हैं तो ये पेट्रोल पंप के परली साइड से होते हुए इस जगह पर इस कॉर्नर में आते हैं और यहाँ आकर जो है वो पुलिस की जो फोर्स थी, यहाँ पर जो पुलिस के ड्यूटी पर तैनात थे एहलकार, उन पर से क्लाशनकोफों के फायरिंग कर देते हैं। और इस कदर फायरिंग करते हैं कि पुलिस एहलकारों को संभलने का भी मौका नहीं मिला या उनको इतनी मोहलत नहीं दी गई कि वो उन पर जवाबी हमला कर सकें अपनी जान बचाने के लिए, कि या उनका कला कमा करने के लिए उन पर जवाबी फायरिंग कर सकें। उनको बिल्कुल इतना मौका नहीं मिला। अब यहाँ पर पेट्रोल पंप पर जो CCTV कैमरा लगे हुए हैं, उन कैमरों ने उन दहशतगर्दों के उस हमले को कैप्चर किया और वो CCTV फुटेज भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो आप देखें कि कितने आराम से, कितनी तसल्ली से जो है वो दहशतगर्द ये इससे अकब से आते हैं और पेट्रोल पंप के उस साइड से आकर यहाँ पर जो वो उनका टारगेट था उसको अचीव करते हैं और फिर बड़े ही इत्मीनान से वो वापस इसी रास्ते से होते हुए उस तरफ फरार हो जाते हैं। CCTV फुटेज में अगर आप देखें तो दो नौजवान लड़के, कम उम्र लड़के जिन्होंने काले रंग के लिबास में मलबूस हैं और एक बुजुर्ग शख्स है जिसने नीले रंग की शलवार कमीज पहनी हुई है। वो बल्कि यहाँ पर ये पेट्रोल पंप का एक है कैबन, इसके यहाँ पर अकब में वो बुजुर्ग जो है यहाँ पर खड़ा हुआ था। और जब वो दोनों नौजवान हमला करते हैं, हमला करके अपना टारगेट अचीव करके जब वापस फरार होने लगते हैं तो उसके बाद जो बुजुर्ग यहाँ पर उनका साथी दहशतगर्द बुजुर्ग जो था वो यहाँ खड़ा होता है, उसके हाथ में भी पिस्टल है। और आपने देखा होगा CCTV फुटेज में वो किस तरह से मैगजीन अपना बुलेट मार रहा है पिस्टल को, उसके पास पिस्टल है। और उसको उन जो दो साथी थे उन्होंने कहा कि अब आ जाओ यहाँ से। पहले वो दोनों नौजवान जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते की तरफ यहाँ पर फरार होते हैं और उनके पीछे पीछे वो बुजुर्ग दहशतगर्द जो है उनका वो भी उनके पीछे चला जाता है। यहाँ से वो दूसरा हमला जो पुलिस पार्टी पर होता है उसको अपना सरजद करने के बाद कामयाबी के साथ यहाँ से वो दहशतगर्द फरार हो जाते हैं। और फरार होने के बाद जो इत्तला आती है पुलिस को, वो इत्तला कुछ इस तरह से है कि इधर से अगर मैं आपको थोड़ा सा नक्शा खींच के बताऊं कि आप थोड़ा सा आगे जाएं तो यतीम खाना चौक आ जाता है। यतीम खाना चौक से आप लेफ़्ट साइड पर जाएं तो वो बंद रोड पर सड़क जाती है और वहाँ से आप का एग्जिट पॉइंट है बंद रोड की परली साइड पे, लाहौर की दूसरी तरफ शेखुपुरा में आप जाकर दाखिल हो जाते हैं। अब इन दहशतगर्दों ने जो किया वो आपको बताऊं कि रास्ते से एक LWMC की गाड़ी को ड्राइवर समेत अगवा किया उन्होंने। और अगवा करने के बाद जो है वो तीनों दहशतगर्द उस गाड़ी में बैठते हैं और बैठने के बाद वो यहाँ से फरार होकर शेखुपुरा के इलाके में चले जाते हैं। शेखुपुरा के इलाके में काला शाह काकू का इलाका है, वहाँ पर रावी रेहान मिल है, उसके करीब तीनों दहशतगर्द उस गाड़ी से उतर जाते हैं और उस मगवी ड्राइवर LWMC को गाड़ी समेत वहाँ पर छोड़ देते हैं और वहाँ से पैदल ही फरार होते हैं। ये इत्तला लाहौर पुलिस को मिलती है तो दर्जनों की तादाद में गाड़ियाँ जो हैं वो उनके ताक़ुब में जाती हैं। शेखुपुरा पुलिस को एक्टिव किया जाता है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीमें, ऑपरेशन विंग लाहौर की टीमें, इन्वेस्टिगेशन विंग लाहौर की टीमें, ये तमाम तर टीमें एक्टिव होती हैं और शेखुपुरा के इलाके में उन दहशतगर्दों के ताक़ुब में होती हैं। अच्छा, इससे कबल मैं जो दहशतगर्दों का अंजाम है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा कि किस तरह से उनका अंजाम हुआ और पुलिस ने किस तरह से उनको ट्रेस किया। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब ये दोनों वाक़यात सरजद होते हैं तो इन दोनों वाक़यात के सरजद होने के बाद जब इंटेरोगेशन की जाती है, कड़ियाँ मिलाई जाती हैं, तो एक ही चीज़ सामने आती है और एक बात खुल के जो सामने आती है वो पता लगता है कि एक नौजवान बदामी बाग का रिहायशी, नाम उसका रेहान भट्ट वल्द फैयाज़ भट्ट बताया गया है। और इन दोनों हमलों में वो और उसका वालिद रेहान भट्ट और फयाज़ भट्ट ये दोनों शामिल हैं। उनके साथ उनका एक और साथी था जिसने इस वाक़े को सरजद करने में या अंजाम तक पहुंचाने में उनका साथ दिया और उसके साथ मिलकर बाकायदा एहलकारों पर फायरिंग की। अब ये दो वाक़यात पेश आ गए लाहौर शहर में और पेश किस दिन आते हैं? 13 अगस्त की रात को, उस वक्त जब तमाम मुल्क के लोग, शहरी, पाकिस्तानी, सरकारी, प्राइवेट तौर पर जश्न आज़ादी की तैयारियों में
या उसकी खुशियों में मसरूफ़ होते हैं, उसको इंजॉय कर रहे होते हैं। लाहौर शहर की सड़कें शहरियों से खचाखच भरी होती हैं। हर कोई बिगल बजा रहा है, बाजे बजा रहा है, आतिशबाजियाँ हो रही हैं। लेकिन महकमा पुलिस पर जो ये एक क़यामत टूटी दहशतगर्दों की जानिब से, वो उसकी भी कह लें कि माजी में इस तरह की मिसालें बहुत कम मिलती हैं। तो 3 अहलकार जो थे वो शहीद हुए इन 2 वाक़यात में। और इस वाक़े की अगर बैकग्राउंड में जाएं, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो वो जो पुलिस अफसर बयान करते हैं उसके मुताबिक अब से तकरीबन कोई 21 माह कबल फैज़ान भट्ट उसका नाम था और उनको पुलिस को टारगेट किया करता था। उसने मुख्तलिफ शहर में, लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात को मोटरसाइकिल पर वो निकलता था हेलमेट पहनकर। और हेलमेट पहनने के बाद वो करता क्या था कि किसी ना किसी पुलिस अफसर को किसी जगह पर टारगेट करता था कि कोई वो अहलकार होता, थानेदार होता, और उसको मारने के बाद वो बड़ी आराम से जो है वहाँ से फ़रार हो जाता। कोई 5, 6 या 7 वारदातें उसने इस किस्म की थी, जिनका मुकदमात भी दर्ज हैं और रिकॉर्ड पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और फिर उस मुल्ज़म के ख़िलाफ़ पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की, उसकी खोज लगानी शुरू की, तो वो खुरा जो है वो फैज़ान भट्ट तक निकला। शनाख्त उसकी फैज़ान भट्ट के नाम से हुई। अब फैज़ान भट्ट के पीछे पुलिस, क्योंकि वो टारगेट किलर पुलिस को टारगेट कर रहा था, सीटीडी क्राइम, सीटीडी अपना काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो उनकी गिरफ्त में मुल्ज़म आता है। और उसके बाद इसको मुल्ज़म को जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। ये फैज़ान भट्ट का बाब था जो बंद हो गया। उसके बाद फैज़ान भट्ट का एक भाई जो है रेहान भट्ट, वो उसकी जानिब से पुलिस वालों को धमकियां दी जाती हैं। एक सब इंस्पेक्टर अदील आशिक शफीकाबाद थाने में उसको एक धमकियां में कॉल जाती हैं उसको, और उस कॉल की वजह से जो रेहान भट्ट है उसके ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज की जाती है थाना शफीकाबाद में। अब थाना शफीकाबाद में जो FIR दर्ज की गई है उसका मतन कुछ इस तरह से है कि अदील आशिक जो शहीद हुआ 13 अगस्त की रात को, वो मुद्दई है उस मुकदमे में। और वो बयान करता है कि एक दहशतगर्द फैज़ान भट्ट जो टारगेट किलर था, जिसने पुलिस वालों को कत्ल किया हुआ था, उसका भाई रेहान भट्ट है। रेहान भट्ट ने जो है उनको फ़ोन करके धमकियां लगाई हैं और कहा है कि मैं पुलिस वालों को नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे भाई के कत्ल में मुलव्वस हो। उसको जाली पुलिस मुकाबले में मारा है। तो इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो उसमें फ़ोन पर करता है और वही FIR जो है दर्ज होती है। अब उसमें रेहान भट्ट जो है पुलिस को मतलूब था और वो पुलिस उसको ढूंढ भी रही थी, लेकिन वो पुलिस के काबू नहीं आ सका। अच्छा, जो कुछ ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अदील आशिक जो रेहान भट्ट दहशतगर्द है, उसका वालिद जो था फयाज़ भट्ट, उसके साथ राब्ते में था, मुख्तलिफ रेड्स भी करता था। फिर उसने दबाव भी डाला था कि अपने बेटे को पेश करवा दो या उसको पकड़वा दो, नहीं तो तुम्हारे सारे ख़ानदान इसी तरह अजाब में मुब्तला रहेगा, उनकी जान नहीं छूटेगी जब तक रेहान भट्ट गिरफ्तार नहीं हो जाता। तो ये सारी बातें चल रही थी। फयाज़ भट्ट ने जो किया, उसने अदील के साथ कोई राब्ते में रहा और अदील पर अपना एतमाद जमाया और उसने उसको यकीन दिलाया कि वो अपने बेटे रेहान भट्ट को पेश करवा देगा, या वो आ गया तो वो उसको खुद से पकड़वा देगा। तो अदील आशिक यहाँ पर सब इंस्पेक्टर जो है वो गलती कर गया, उसकी बातों में आ गया और वो उसके बुलाने पर अदील अपने हेड कांस्टेबल असद के साथ बदामी बाग रेहान भट्ट की गिरफ्तारी के लिए चला गया। अब अदील तो ये बिल्कुल अनजान था इस चीज़ से कि फयाज़ भट्ट और रेहान भट्ट जो हैं वो उसको किसी ना किसी चक्कर में घेर कर लाना चाहते हैं। और जो मेरे ज़राए हैं उनका कहना है कि फयाज़ ने अदील को ही बुलवाया वहाँ पर और उसको कहा कि उसका बेटा घर आया हुआ है और वो नशे में है, तो तुम आ जाओ और आकर उसको गिरफ़्तार कर सकते हो। अब इस एतमाद में अदील मारा गया मुबैना तौर पर, या वो खुद से अपनी इतला इंफॉर्मेशन बेस पर वहाँ पर गया रेहान भट्ट के लिए। इस चीज़ के मुतल्लिक अभी पुलिस अफसरान जो है वो कन्फर्म नहीं कर रहे कि वाकई में फयाज़ भट्ट ने उसको पसमाया, उसको धोखा दिया, उसको जालसाजी से वहाँ पर बुलाया। और जब अदील वहाँ पर जाता है तो आगे रेहान भट्ट, उसका बाप फयाज़ भट्ट और उनका एक साथी वो क्लाशनकोफों और पिस्टल से मुसल्लह होते हैं और वो इन दोनों अहलकारों को फायरिंग कर कर मौके पर ही शहीद कर देते हैं।
और वहाँ से उनको शहीद करने के बाद जब यहाँ मुल्तान रोड पर इस जगह पर वाक़या पेश आता है जहाँ पर एक अहलकार शहीद हुआ और 3 अहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए, तो उसके बाद फिर कड़ियाँ मिलती हैं तो पता लगता है कि इन दोनों वक़ूए जो बदामी बाग में हुआ और जो यहाँ पर मुल्तान रोड पर वक़ूआ हुआ है, ये दोनों एक ही ग्रुप ने किए हैं, एक ही दहशतगर्द हैं, एक ही मुलज़म है जो वहाँ से वक़ूआ करने के बाद यहाँ पर आकर उन्होंने वक़ूआ सरज़द किया है। अब इस हवाले से पुलिस अफसरान बहुत परेशान भी थे, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि यौम आज़ादी के मौके पर पुलिस पर इस तरह के हमले होना पुलिस सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा सवाल था, पुलिस अफसरान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, उनके लिए बड़े सवालात उठ रहे थे। तमाम तर पुलिस जो थी, शेखुपुरा पुलिस, लाहौर पुलिस, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसरान और अहलकार, वो तमाम तर चीज़ें छोड़कर, तमाम तर मसरूफियात छोड़कर इन दहशतगर्दों के पीछे हो लिए। अच्छा, मैंने भी आपको बताया कि यहाँ से वक़ूआ करने के बाद जब उन्होंने LWMC की गाड़ी को ड्राइवर से में अगवा किया और शेखुपुरा जाके रावी रेहान पर उन्होंने गाड़ी और ड्राइवर छोड़ दिया और वहाँ से पैदल फरार हुए, तब तक पुलिस को इतलात मिल चुकी हुई थी, पुलिस उनके ताक़ुब में थी, उनके पीछे थी। अब जो पुलिस अफसरान का बयान है, जो पुलिस अफसरान ने बताया है, उसके मुताबिक ये सब लोग जो हैं वहाँ पर शेखुपुरा में शेखुपुरा जाते हैं, शेखुपुरा ताक़ुब में रहते हैं उनके, और शेखुपुरा पुलिस को क्योंकि शेखुपुरा पुलिस के जो अहलकार SHOs थे, थाने थे, उस हवाले से उनको फौरी हिदायत दी जाती है कि आप लोगों ने इस एरिए को कॉर्डन ऑफ रखना है जिस एरिए में उन मुलजिमों की, उन दहशतगर्दों की मौजूदगी पाई जा रही थी। अब उसकी मौजूदगी के मुताबिक शेखुपुरा पुलिस को जितने भी एग्जिट पॉइंट थे, गलियां थी, रास्ते थे, वहाँ पर उनको नाके लगवाए गए और उनको कहा कि यहाँ से कोई भी जो है वो बाहर ना निकले। और क्योंकि ऑपरेशन पुलिस, इन्वेस्टिगेशन पुलिस, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसरान अहलकार जो थे वो उस इलाके को सर्च करने पर लग गए और सर्च करते रहे, काफ़ी देर सर्च किया उन्होंने, और बिलाखिर सर्च करने के बाद उनको कामयाबी जो है वो अलग सुबह यौम आज़ादी 14 अगस्त की सुबह को मिलती है और उन दहशतगर्दों का सुराग लग जाता है। अच्छा, इससे कबल जो एक्टिविटी यहाँ पर हो रही थी, उस एक्टिविटी के मुताबिक क्योंकि पुलिस टारगेट थी, 1-1.5 घंटे के अंदर 2 हमले पुलिस पार्टी पर हो चुके हुए थे, और DIG फैसल कामरान की जानिब से मुख्तलिफ ग्रुपों में मैंने देखा, शेयर किया गया कि एक वॉइस मैसेज जो है किसी अहलकार की जानिब से किया गया है, और तमाम तर लाहौर पुलिस के अहलकार जितने भी थे उनके लिए फौरी तौर पर उन्होंने हुक्मनामा जारी किया है कि तमाम अहलकार अलर्ट रहेंगे और किसी जगह पर भी अगर कोई भी इस किस्म का इवेंट, इस किस्म का कह लें कि वाक़या सरजद हो या पुलिस पर कोई हमले की सूरत नज़र आए तो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया जाए, और हर अहलकार कोई भी ख्वाह वो वर्दी में हो या वो सिविल कपड़ों में हो, वो मुसल्ला हो, उसके पास असला मौजूद होना चाहिए, वो पिस्टल है, राइफ़ल है, जो भी है, लेकिन कोई भी अहलकार गैर मुसल्ला नहीं होना चाहिए। इसके लिए वाज़ेह जो है वो पैगाम अहलकारों को, अफसरान को दिया गया कि अगर किसी के पास सरकारी पिस्टल नहीं है तो वो अपना प्राइवेट पिस्टल साथ रख सकता है, और प्राइवेट पिस्टल अगर कोई गैर कानूनी भी है, जिसका असला नहीं है, तो वो भी अपने पास रखता है। इसके मुतल्लिक अगर वो गैर कानूनी असला किसी दहशतगर्द, किसी मुजलिम, किसी क्रिमिनल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है तो उसकी कोई इंक्वायरी जो है वो स्टैंड नहीं की जाएगी। ये एक बड़ा क्लियर मैसेज जो था वो दिया गया अहलकारों को, और सख्ती से कहा गया कि वो अपने हिफाजत करें और इर्द गिर्द नज़र रखें। इस किस्म के मज़ीद हमले जो हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि दहशतगर्द इस वक्त एक्टिव हैं। 1.5 घंटे में 2 वाक़यात वो सरजद कर चुके हुए हैं, और मज़ीद वाक़यात जो हैं वो भी मुमकिना सूरत हाल में हो सकते हैं। हम शेखुपुरे की मैं बात कर रहा था आपसे, क्योंकि दहशतगर्द शेखुपुरे में थे, और मेरी शेखुपुरा में भी एक अफसर से बात हुई थी, एक SP साहब से बात हुई थी मेरी। उनका कहना था कि दहशतगर्द यहीं पर मौजूद हैं और उनकी सर्चिंग जारी है। हमें जो इंस्ट्रक्शन मिली है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और जितने भी एग्जिट पॉइंट हैं उन सब को हमने सील किया हुआ है, किसी को वहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा, मुकम्मल चेकिंग की जा रही है। और रात के किसी पहर को गालबन 3 बजे के आसपास पता लगता है, एक इतला आती है कि दहशतगर्द जो हैं 2 वो पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हुए हैं, और बाप बेटा फयाज़ भट्ट और उसका बेटा रेहान भट्ट जो मेन मुलज़म इसके थे, वो दोनों
वहाँ पर शेखुपुरा में पुलिस के साथ मुकाबले में मारे गए हैं और उनका एक तीसरा साथी जो है वो फरार होने में कामयाब हो गया है। अब ये तीसरा साथी फरार हुआ या पुलिस के पास ही है, पुलिस उससे तफ्तीश कर रही है। इसके मुतल्लिक पुलिस अफसरान जो है वो कुछ कहने से कासिर हैं, कुछ क्लियर नहीं कर रहे, कुछ बता नहीं रहे, लेकिन उनका जो मौक़िफ़ सामने आया है वो ये है कि वो तीसरा साथी जो तारिक था वो मौके से फरार हो गया है। अब तारिक का कैसे पता लगा कि ये तीसरा साथी जो है तारिक है, इसके मुतल्लिक जो बताया गया है वो पुलिस अफसरान का कहना है कि होटल AI के ज़रिए उसकी शनाख्त की गई है। पता लगा कि ये तारिक बाग का रहने वाला है और एक कलदम तंजीम से ही उसका ताल्लुक़ है। ये उनके साथ रेहान भट्ट के साथ, फयाज़ भट्ट के साथ राब्ते में था, बल्कि उन्हीं के घर में रिहाइश पजीर भी रहा है। मुख्तलिफ औकात में इनकी उनके साथ मुलाकातें भी रही हैं और इन्होंने ये तमाम तर प्लान जो था इसको एग्जीक्यूट करने के लिए तरीक़ाकार जो है उसको वज़ा किया और प्लानिंग की और ये 2 वक़ूए जो है उन्होंने सरजद किए। अब जो मेरी इत्तला है कल रात को कोई 3 बजे के लगभग जो है ये पुलिस मुकाबला शेखुपुरे में हो चुका हुआ था, लेकिन इस हवाले से जब उस वक्त अपना क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सरबराह हैं सोहेल जफर चट्टा साहब, उनसे इसकी तस्दीक की गई तो उन्होंने बताया कि नहीं, अभी तक ऐसी कोई वक़ूआ सरजद नहीं हुआ, कोई पुलिस मुकाबला नहीं हुआ। पुलिस जो है वो उनकी तलाश में है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हो सकी। और यही शेखुपुरा पुलिस के अफसरान का भी कहना था रात के उस पहर में कि अभी तक कोई ऐसी इतला जो है वो नहीं आई, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। लेकिन अलस सुबह कोई 6 बजे के बाद कह लें, 6:30 बजे पता लगता है कि मुख्तलिफ ग्रुपों में हमारे शेयर्स होती हैं, ख़बरें, तस्वीरें, कुछ वीडियोज़ जो हैं वो शेयर होती हैं और उनमें दिखाया जाता है कि एक SP साहब अपने एहलकारों के हमरा वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और दहशतगर्द जो वो एक किसी घर के अंदर या किसी फैक्ट्री में या कोई गोदाम वहाँ पे नुमा है, वहाँ पर जहाँ मुकाबला होता है वहाँ पर वो उनको मुल्ज़िमों को ललकार भी रहे हैं और उनको सरेंडर करने के लिए बार बार कह रहे हैं, लेकिन वो सरेंडर नहीं कर रहे और उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग के तबादले के बाद पता लगता है कि 2 बाप बेटा फयाज़ भट्ट और रेहान भट्ट जो हैं वो मारे जा चुके हैं और पुलिस एहलकार जो हैं वो महफूज रहे हैं। वहाँ पर ये वाक़या सरजद हुआ। मतलब कि ये चीज़ें सारी अब आपको भी पता है, हम भी जानते हैं कि किस तरह से होती हैं और जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक जो वक़ूआ जिस टाइम उन्होंने बताया दिन की रोशनी में पुलिस अफसरान जो वहाँ पर खड़े हैं, एक बड़ी तादाद है वहाँ पर, और जिस तरह से वो एक वीडियो क्लिप चंद सेकंड का लम्हों का कह लें कि एक क्लिप जो है वो जारी किया गया कि उन दहशतगर्दों को ललकारा जा रहा है, सरेंडर करने का कहा जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पुलिस एनकाउंटर के कुछ 2.5-3 घंटे कह लें, 3.5 घंटे बाद जो है ये सारी वहाँ पर की गई हैं और उससे पहले पुलिस कामयाब हो चुकी हुई थी इन दहशतगर्दों तक पहुँचने में और उन दोनों दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नुम जो है वो पुलिस कर चुकी थी। अब तारिक के मुतल्लिक बताया गया है कि उसकी शनाख्त होटल AI के ज़रिए हुई थी। वो बाग का रिहायशी था, कलदम तंजीम से उसका ताल्लुक़ था। अब उनके पीछे और कौन से हैंडलर हैं, उनके पीछे दहशतगर्दों के कौन से दिमाग हैं, तहरीक तालिबान के लोग हैं वो या और कौन है, इस हवाले से पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन सारी है, लेकिन पुलिस ने इन 2 वाक़यात के बाद तमाम तर पुलिस को अपनी जो है वो मुतहर्रिक किया हुआ है, अलर्ट किया हुआ है और उनको बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि तमाम तर अहलकार जितने भी हैं लाहौर पुलिस के वो मुसल्लह होंगे, मुसल्लह हालत में रहेंगे और अपने अपने पिस्टल अपने पास रखें, ख्वाह वो लाइसेंसी हैं या गैर लाइसेंसी हैं, और ये हुक्म सानी वो अपना मुसल्ला रहेंगे और किसी भी अहलकार को जो है वो गैर मुसल्ला नहीं देखा जाएगा। अपनी हिफाजत के लिए और दहशतगर्दों जराइम पेशा अफराद से मुकाबला करने के लिए अपना असला हर वक्त तैयार रखें, रेडी रखें। इस किस्म के अहकामात जो हैं वो लाहौर पुलिस को जारी किए गए हैं और पुलिस एहलकार जो हैं इस वक्त अलर्ट भी हैं। इस वाक़े के बाद देखें आपको यहाँ पर वो किस किस्म की सख्त सिक्योरिटी है, जवान अलर्ट हैं यहाँ पर और पीछे भी जवान मौजूद हैं। कम अज़ कम यहाँ पर एक रिज़र्व जो है पूरी जिसमें 25 से ज़ायद एहलकार होते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ड्यूटी यहाँ पर दे रहे हैं। ये TLP का हेडक्वार्टर है पीछे, जहाँ पर जो है पुलिस की गार्ड अरसे दराज से जो है यहाँ पर मौजूद है और
इसको पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। और ये इधर से अगर आपको दिखाएं, ये सारा जो इसके पीछे जगह है सारा वो TLP की जगह है और इसको उन्होंने सब कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। ये इधर गली में जो है वो रास्ता है उसका, यहाँ से रास्ता जाता है, ये सब पुलिस ने ब्लॉक किया हुआ है और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। अपनी और शहरियों की हिफाजत करने के लिए पुलिस यहाँ पर मामूर है। लेकिन जब पुलिस पर हमले हों तो फिर पुलिस को जो है वो अपनी जो है वो हिफाजत वो पहले ज़रूरी होती है, क्योंकि वो अपनी हिफाजत ख़ुद को महफूज रखेंगे तो शहरियों को जो है वो महफूज रख सकेंगे, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम किया जा सकेगा। तो ये दो वाक़यात थे जो यहाँ पर लाहौर शहर में सरज़द हुए, जिन्होंने पंजाब पुलिस को हिला कर रख दिया। IG पंजाब, CCP और लाहौर, DIG फैसल कामरान, तमाम SPs, शेखुपुरा के RPO, SPs तमाम तर जो थे वो एक्टिव हो गए और उन्होंने चंद घंटों में ही इन दहशतगर्दों का सुराग लगाया और उनको वास्ले जहन्नुम किया। अब इस हवाले से आपको मज़ीद बताऊं कि जो 3 अहलकार शहीद हुए हैं, उन अहलकारों की नमाज जनाजा जो है वो 14 अगस्त की सुबह कोई 11-12 बजे जो है वो पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में अदा की गई है और पूरे एजाज़ के साथ उनको नवाजा गया है, उनको सलामी दी गई है और गुलदस्ते जो हैं उनके जस्द खाकियों पर रखे गए हैं। और नमाज जनाजा में मैं आपको बताऊं, कोर कमांडर, सूबाई वज़ीर दाखिला, सूबाई सेक्रेटरी दाखिला के अलावा और सियासी शख्सियात, IG पंजाब अब्दुल करीम, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कपियाना, DIG फैसल कामरान, DIG ज़ीशान अब्दुल्ला SSP ऑपरेशन हैं और SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद के अलावा तमाम डिवीजन्स के SPs ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन के SDPOs, SHOs और अहलकारों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो नमाज जनाजा में शरीक थी। और नमाज जनाजा अदा करने के बाद इस मौके पर जो अपना शहीद अहलकार हैं अदील आशिक हैं, उसके अलावा असद हैं और एक हारिस अहलकार जो है, उनके सब के वर्सा जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ उन्होंने नमाज जनाजा भी अदा की। और नमाज जनाजा अदा करने के बाद उनके जिस्म खाकी जो हैं वो पूरे एजाज़ के साथ और पूरी तैयारी के साथ जो है पुलिस की निगरानी में, पुलिस की गाड़ियों में जो है उनके आबाई इलाकों में रवाना किए गए हैं। एक अहलकार का ताल्लुक़ रायवंड से बताया गया है और वो कुछ अर्सा पहले ही भर्ती हुआ था। जो यहाँ पर शहीद हुआ अहलकार हारिस उसका नाम बताया गया है, उसकी भर्ती जो है वो कुछ अर्सा पहले ही हुई थी। अदील आशिक सब इंस्पेक्टर के मुतालिक बताया गया कि वो करीम पार्क लाहौर का रिहायशी था। उनके तमाम आबाई इलाकों में तीनों के जस्द खाकी भिजवाए गए हैं और वहाँ पर भी उनके नमाज जनाजा जो उनके अजीज़ो कारब रिश्तेदार थे उनकी मौजूदगी में वहाँ पर अदा की गई है। और अदा करने के बाद उनको बड़े एजाज़ के साथ कौमी परचम में लपेट कर जो है उनकी वहाँ पर तदफीन की गई है और उनको वहाँ पर सुपुर्द खाक किया गया है। इस हवाले से IG पंजाब और CCPO लाहौर फैसल कामरान DIG जो हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि जो शहीद हैं ये हमारा असासा है और हम इनके वर्सा को जो है वो कभी भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। हम अब तक कोई 1700 से ज़ायद जो है वो शहीद हो चुके हुए हैं पुलिस के महकमा पुलिस के अहलकार अफसरान, और उन तमाम के लवाहिकीन का उसी तरह ख्याल रखा जाता है जिस तरह से उनके जो ये शहीद थे वो ख्याल रखा करते थे। उनको कोई प्रॉब्लम आती है उनके इलाज मुआलजे के सिलसिले में, उनकी बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में, उनके बच्चों के इलाज मुआलजे के सिलसिले में, उनके बच्चों की नौकरियों के मामले में, उस सब का पुलिस ख्याल रख रही है। और उसी तरह इन 3 शहीदों का भी पुलिस जो है वो ख्याल रखेगी और उनको भी जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा हर किस्म का। और जहाँ जहाँ उनको महकमे की ज़रूरत पड़ेगी महकमा हमेशा उनके साथ रहेगा, ऐसा इन तमाम अफसरान का कहना है। वो उनका कहना है कि हम ऐसा कहते नहीं हैं बल्कि करते भी हैं और हमने करके भी दिखाया है। बेशुमार ऐसे शहीद हैं जिनको उन्होंने पंजाब पुलिस की तरफ से, महकमे की तरफ से उनको छत भी फराहम की गई है, उनको घर ख़रीद कर दिए गए हैं। और जो उनके अहले खाना बीमार हैं, उनके वालिदैन हैं, बच्चे हैं, बीवी है, उन सब का ख्याल इसी तरह रखा जाता है जिस तरह से वो शहीद अपनी ज़िंदगी में उनका ख्याल रखते थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो शख्स शहरियों की
खातिर अपनी जान कुर्बान करे, अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए जो है वो अपना शहीद हो जाए, और उसके जाने के बाद उसके जो अहले खाना है उनका भी कोई वारिस होना चाहिए, और ऐसा महकमा पुलिस के अफसरान जो है वो साबित भी करते हैं। चंद एक शिकायत वसूल होती हैं कुछ ऐसे शहदा के अहले खाना की तरफ से जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, लेकिन इन अफसरान तक जब उनकी रसाई हो जाती है और वो अपनी आवाज़ उन तक पहुंचा देते हैं, अपना मसला उनसे बयान कर देते हैं, तो फौरी तौर पर कोशिश की जाती है कि उनके मसाइल जो हैं वो हल किए जाएं और इन तमाम मामलात को जो है देखा जाए, कहीं भी उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि जो शहदा के वर्सा हैं उनको फ़ख्र हो अपने महकमे पर, अपने शहदा पर, कि वो जिस महकमे में थे उनके जाने के बाद जो है उनको तनहा नहीं छोड़ा गया, उनका ख्याल रखा गया, उनकी ज़रूरतों का, उनकी बीमारियों का, उनके घर की छत का, उनके बच्चों की तालीम का, ये सारा ख्याल जो है वो महकमे की तरफ से देखा जा रहा है। तो इस हवाले से एक बहुत बेहतरीन इक़दाम है ये जो पंजाब पुलिस की तरफ से किया जाता है। बहरहाल तारिक के मुतल्लक आपको मैं बताऊं कि जो तीसरा साथी तारिक जो फ़रार हो चुका हुआ है वो उसके मुतल्लक यही कहा जा रहा है कि वो जब LWMC की गाड़ी से उतरे थे तो ये दोनों बाप बेटा जो थे वो वहाँ से अलहदा हो गए थे, और तारिक उनसे वहाँ से अलहदा होकर किसी और सिमत में फ़रार हुआ था। तो उसकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो देखते हैं कि तारिक के मुतल्लक आइंदा आने वाले दिनों में पुलिस की जानिब से क्या खबर मिलती है। लेकिन इस वाक़े के बाद लाहौर शहर में पुलिस बहुत अलर्ट है, और यौम आज़ादी की जो खुशियां हैं वो 14 अगस्त को भी मनाई जा रही हैं। सारा शहर सड़कों पर निकला हुआ है, और हाथों में नौजवान जो मंचले हैं वो बाजे बजा रहे हैं, कि कईयों ने मोटरसाइकिलों की बफलें भी निकाली हुई हैं और मस्तियां करते हुए फिर रहे हैं। बिल्कुल इस चीज़ से अनजान हैं ये लोग, ये नस्ल, ये नौजवान जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, उनको इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि हमारे बड़ों ने, हमारे जवानों ने किस कदर कुर्बानियाँ देकर इस यौम आज़ादी को हासिल किया, और उस यौम आज़ादी के मौके पर हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुज़ुर्ग, नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग, आबाओ अजदाद किस तरह से जो हिजरत के दौरान कत्ल हुए हैं, उनकी इज़्ज़तें लूटी गई हैं। इन चीज़ों को भी हमारे नौजवानों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और इसको उस एतबार से, उस हिसाब से मनाना चाहिए, ना कि इस तरह से हुल्लड़बाजी करें, अपनी जानें ख़तरों में डालें, वन व्हीलिंग करें। इसके मुतल्लक भी इन सबको सोचना चाहिए। बहरहाल ये जो दो वाक़यात हुए हैं, इस हवाले से हम और कुछ दोस्त हैं हमारे साथ, उनके साथ भी बात करेंगे डिटेल में, और उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या राय है इन दो वाक़यात के मुतल्लिक़। लाहौर शहर में पुलिस पर हमले, 3 अहलकारों की शहादत, 3 अहलकार ज़ख्मी, दहशतगर्द दोनों शेखुपुरा पुलिस मुकाबले में मारे गए। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मियाँ आबिद साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। कई मरतबा मैं पहले भी प्रोग्राम में ज़िक्र कर चुका हूँ कि मियाँ साहब का ताल्लुक़ उन जर्नलिस्ट से है, उन सीनियर जर्नलिस्ट में उनका शुमार होता है जो क्राइम को ख़ासकर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कवर भी किया, जानते भी हैं, और इन्वेस्टिगेट भी बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज उन्होंने की हैं। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे पूछते हैं कि जो ये वाक़यात हुए हैं इनके मुतल्लिक़ उनकी क्या राय है, और मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात जो हैं क्या वो मज़ीद सामने आएंगे, क्योंकि पुलिस एनकाउंटर्स में बहुत से मुल्ज़मान मारे गए हैं और उनके लवाहिकीन जो हैं वो ताहाल रूपोश हैं, और क्या इस किस्म के वाक़यात वो लवाहिकीन को बदला लेने के लिए सामने आ सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं मियाँ आबिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी मिर्ज़ा साहब, आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी है, आपकी मोहब्बत है। मियाँ साहब, ये तो आपका ज़रा नवाजी है कि आप हमें टाइम भी दे देते हैं, और अपना इतना कीमती टाइम, ड्यूटी टाइम में से भी आप सम टाइम जो है हमें टाइम निकाल कर दे देते हैं, तो इस पे तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं ही। अब ज़रा इस वाक़े के हवाले से ज़रा अपनी राय से भी आगाह करें, और मुस्तक़बिल में बताएं कि पुलिस को क्या करना चाहिए उन अफसरान ने जिन्होंने पुलिस मुकाबले किए हुए हैं। CCD को अगर लें तो 3000 से ज़ायद पुलिस मुकाबले उन्होंने किए हुए हैं, तो उनके मुतल्लिक़ आपकी क्या राय है, उनको क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? मिर्ज़ा साहब, इसमें जो पहली बात आपने की है कि जी इसका जो मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, तो
تو اس سلسلے میں آپ نے ایک پہلے بھی اس پہ کے اوپر پروگرام کیا تھا اور ہم نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ یہ جو ماورائے عدالت قتل ہوتے ہیں نا، یہ ایک بدلے کی آگ جو ہے وہ بھڑکا دیتے ہیں، سلگاتے ہیں، اور پھر وہ آگ جو ہے وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یونیفارم کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس کی کڑیاں، اس جو 2 واقعات کل ہوئے ہیں، یہ بھی ٹارگٹ کلنگ تھی پولیس اہلکاروں کی، تو اس میں یہ کڑیاں ان کے ساتھ ملتی جلتی ہیں کہ مستقبل قریب میں بھی ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ جب پولیس اپنا پریشر جو ہے وہ کم کرے گی تو یہ لوگ پھر سر اٹھائیں گے، تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر پولیس کو اختیار کرنی پڑیں گی۔ اس پہ بڑا ڈیٹیل پروگرام کیا تھا، آپ نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ جب تھوڑا ٹائم گزرے گا تو آپ کو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہوں گے۔ جی بالکل، وہی رزلٹ جو ہیں وہ آج کل پھر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو کل 2 واقعات ہوئے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں بدامی باغ کے علاقے میں جو پولیس پر حملہ ہوا۔ اس میں دیکھیں کہ ایک فیضان بٹ نام کا ایک نوجوان ہوتا تھا، 21 سال کی عمر میں وہ افغانستان چلا جاتا ہے۔ کالے دم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ان کے روابط بڑھتے ہیں، وہاں سے وہ افغانستان سے تربیت حاصل کرتا ہے۔ اب اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک تو ٹاسک تھا جو کہ ٹی ٹی پی والوں کی طرف سے اس کو دیا گیا کہ یونیفارم کو نشانہ بنایا جائے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس والے جس طرح عام لوگوں کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کر جاتے ہیں، جیسے اگر موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ خراب ہے تو اس کے اوپر تھپڑ مار دینا یا تھانے میں بلا کر ذلیل کرنا، تو وہ ٹاسک لے کے تو آیا تھا، لیکن اس کا شاید ایک گرج بھی تھا جس کی وجہ سے اس نے پولیس والوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ 3 پولیس اہلکار اس نے شہید کر دیے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سی ٹی ڈی حرکت میں آئی، اور اس میں جو عدیل سب انسپکٹر کل شہید ہوا ہے، یہ اس وقت سی ٹی ڈی میں کام کرتا تھا۔ اس نے فیضان بٹ کی ریکی کی اور ریکی رپورٹ مکمل ہوئی تو وہ ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ اب اس کا جو بھائی تھا ریحان، جو کل جس نے یہ حملے کیے اور اس کے بعد خود بھی پولیس مقابلے میں مارا گیا، اس کی جب ہم نے ہسٹری چیک کی ہے تو وہ ایک جیب تراش تھا بنیادی طور پہ، اور چھوٹے موٹے کرائم کرتا تھا، محلے میں بدماشی کر لینی۔ جب اس کا بھائی مارا جاتا ہے تو وہ پھر افغانستان چلا جاتا ہے اور وہ وہاں یہ ٹریننگ حاصل کرتا ہے دہشت گردوں سے، اور وہ یہ ٹھان لیتا ہے کہ میں عدیل کو جو ہے وہ ماروں گا۔ تو عدیل کو پھر وہ میسج بھی بھجواتا ہے فون کے اوپر کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک ایف آئی آر بھی درج کی عدیل کی طرف سے اس کی مدعیت میں ریحان بٹ کے خلاف۔ بالکل، دسمبر 2024 میں عدیل جو ہے وہ ایک ایف آئی آر لانچ کرواتا ہے کہ ریحان بٹ اس کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ اب ریحان بٹ کے بارے میں جو انفارمیشن تھی وہ ان کو اتنی تھی کہ وہ گیا ہوا ہے تربیت لینے، ابھی آیا ہے کہ نہیں آیا، لیکن اس کو پکڑنا ہے۔ تو اس کے جو باپ ہے فیاض بٹ، وہ بھی رابطے میں رہتا ہے پولیس کے ساتھ۔ تو کل جو بنیادی طور پہ مخبری کی ہے وہ فیاض بٹ نے کی ہے، ریحان بٹ کے باپ نے عدیل کو فون کر کے کہا کہ اگر تم اسے پکڑنا چاہتے ہو تو وہ اس وقت گھر میں موجود ہے اور وہ نشے کی حالت میں ہے۔ تو عدیل بجائے کہ اپنے اعلیٰ حکام کو بتاتا، ایک فورس لے کے جاتا کہ بھی ایک بندہ دہشت گردی کی تربیت لے کے آ چکا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس نے ایک ہیڈ کانسٹیبل اسد کو ساتھ لیا اور وہاں پہ جا کے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ تو آلریڈی تیار بیٹھے تھے، اور انہوں نے پھر اٹیک کر دیا اور اس میں دونوں جو ہے وہ وہاں پہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو مرزا صاحب ہم سب سے پہلے پہنچنے والا میں شخص تھا وہاں پہ۔ تو وہاں پہ جو عینی شاہدین تھے، جو پولیس والے تھے، ان سے 4 لوگوں سے میں نے کنفرم کیا کہ ریحان بٹ جو ہے وہ اپنے ساتھی اور اپنے والد کے ساتھ ایک رکشے میں بیٹھ کے فرار ہوتا ہے۔ ڈولفن والے اس کا تعاقب بھی کرتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ آ کے وہ پولیس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ابھی وہاں پہ فرانزک کی ٹیم جو ہے اور پولیس کی تفتیشی ٹیمیں جو ہیں وہ اس کا جائزہ لے رہی ہوتی ہیں کہ کیسے یہ آئے اور کیسے یہ حملہ ہوا۔ تو تھوڑی دیر میں اطلاع ملتی ہے کہ نمک روڈ پہ جو پولیس پارٹی ایک کالے دم مذہبی تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کے باہر گارڈ پہ سیکیورٹی پہ مامور تھی، وہاں پہ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو وہی لوگ ہوتے ہیں، ریحان بٹ، اس کا والد فیاض بٹ، اور اس میں ایک لڑکا تیسرا جو ہے اس کی شناخت بھی آج ہوئی ہے، وہ طارق نام کا ایک لڑکا ہے جو آزاد کشمیر کے علاقے باغ کا رہنے والا ہے۔ اور مزے کی آپ کو اس میں بات بتاؤں کہ ہمارے تفتیشی ٹیمیں جو ہیں وہ نہیں سمجھ آتی کس اینگل سے کیسے کارروائی کرتی ہیں۔ 2 مہینے پہلے طارق پکڑا گیا تھا جی، اس کو سی ٹی ڈی نے پکڑا تھا اور 2 مہینے یہ زیر حراست رہا، اس سے پوچھ گچھ کی جاتی رہی۔ 2 مہینے بعد اس کو نفسیاتی مریض قرار دے کر چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ ریحان بٹ اور طارق دونوں اکٹھے تربیت افغانستان میں حاصل کر کے آئے تھے، تو دونوں کا میل جول بھی تھا۔
تو اکثر جو ہے وہ ریحان بٹ کے گھر میں آ کے رہتا تھا فیاض بٹ کے پاس. تو وہ بھی کل ان کے ساتھ تھا. اب جب بادامی باغ والا واقعہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد نواں کوٹ کا واقعہ ہوتا ہے, تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز, موبائل ویڈیوز بے شمار آ جاتی ہیں. تو آپ کو 2010 کا واقعہ یاد ہوگا جس میں سری لنکن کرکٹ ٹیم کے اوپر اٹیک ہوا تھا. بالکل بالکل. تو سیم یار وہی سٹائل ہے کہ وہ بیگ کاندھوں پہ لٹکائے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں جو ہے وہ کلاشن کوفیں پکڑی ہوئی ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں اور جناب مار رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ان سے جو میں سمجھتا ہوں دہشت گردوں سے جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے سرکاری ڈالا چھینا. اسی وقت جب انہوں نے چھینا ہے تو اس کی ویڈیو, اس کی تصویر جو ہے اس ڈالے کی, وہ بھی میڈیا پر وائرل ہو گئی. تو سی سی ٹی وی کیمرے اور دوسرا چیزیں جو تھیں وہ حرکت میں آ گئیں. اب سی ٹی ڈی, آئی بی, آئی ایس آئی, تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے جو تھے وہ متحرک ہو چکے تھے. اب پولیس جو ہے وہ ظاہر ہے ایک منظم فورس ہے, تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں تو باقی جو ہے وہ تماشا دیکھیں گے. تو گجرانوالہ کی پولیس بھی متحرک ہو گئی, شیخ پورہ کی پولیس بھی متحرک ہو گئی. تو لاہور پولیس تو پہلے ہی ان کے پیچھے چڑھی تھی, پھر سی ٹی ڈی والے بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے, سی سی ڈی والے بھی شامل ہو گئے. تو اب جو بات نظر آئی ہے اس میں رات کو تقریباً انہوں نے 2:30 بجے کے قریب ان کو مار دیا تھا, دونوں باپ بیٹے کو. لیکن ہمیں یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ جو طارق تھا آزاد کشمیر والا, تیسرا ان کا ساتھی, وہ جیسے جب یہ شیخ پورہ میں انہوں نے کو پولیس ناکہ نظر آیا ہے نا, تو انہوں نے گاڑی جو ہے وہ ٹرن کیا ریحان پورہ کی طرف, راوی ریحان کی طرف. تو اس وقت طارق جو ہے وہ ان سے علیحدہ ہو گیا اور وہ فرار ہو گیا. اب فیاض بٹ اور اس کا بیٹا جو ریحان بٹ ہے, انہوں نے جا کے ایک عبدالحفیظ نام کا ایک شہری تھا, اس کے بقول کے اس کو اور اس کی فیملی کو یرغمال بنا لیا گیا, جو بعد میں اس نے پولیس کو بیان بھی دیا اور اس کے اوپر ایف آئی آر بھی لانچ ہو گئی. فیملی کو یرغمال بنایا تو اس میں اب مارے تو گئے ہیں اور رات 2:30 بجے. تو جو ہمیں ویڈیوز موصول ہوئی ہیں پولیس کی طرف سے, اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ صبح کا وقت ہے, الل صبح. تو پولیس نے جو ہے وہ گھیرا ڈالا ہوا ہے اور اس کو اناؤنس کرتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیں, سرنڈر کر دیں. تو وہ آگے سے فائرنگ کرتے ہیں. جوابی فائرنگ میں کافی دیر چلتی رہتی ہے, کراس فائرنگ. تو وہ کہتے ہیں جب فائرنگ تھمتی ہے تو جا کے دیکھتے ہیں تو 2 لاشیں سے ان میں پڑی ہیں, ان کے پاس 9mm کا پسٹل اور کلاشن کوف بھی پڑی ہوئی ہے. تو جب ان کی شناخت ہوتی ہے تو وہ ریحان بٹ اور فیاض بٹ تھے, باپ بیٹا. تو یہ تو اس طرح انہوں نے پار کر دیا. اب جو طارق ہے اس کی تلاش کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اس نے ایک دفعہ ایک ہوٹل میں رہائش رکھی تھی. تو ہوٹل کے اندر جو پولیس نے انسٹال کر رکھی ہے ہوٹل آئی اس کو کہتے ہیں ایپ, تو اس کے ذریعے شناخت ہوئی کہ یہ شخص ہے کون, کہاں کا رہنے والا ہے. تو امید ہے کہ وہ بھی جلد پکڑا جائے گا اور اسی طرح انکاؤنٹر میں مارا جائے گا. میرے خیال سے طارق بھی پولیس کے پاس ہی ہے اور ابھی اس سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ میں بھی جب سے اس کو سی ٹی ڈی نے چھوڑا تھا ذہنی مریض قرار دے کر, اور اس کے بعد سے لے کر اب تک اس کی ایکٹیویٹیز کیا رہی ہیں, اور اس پلاننگ کے پیچھے اور بھی کوئی ان کے بڑے پیچھے ہینڈلر ہیں یا نہیں, اس حوالے سے کی جا رہی ہے. لیکن کوئی پولیس افسر اس کو آن نہیں کرتا. خیر یہ تو ہو گیا. مجھے یہ سب یہ بتائیں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ سی سی ڈی نے 3000 سے زائد لوگوں کو انکاؤنٹرز میں مارا ہے پچھلے 1 سال کے دوران. اب وہ تمام پولیس افسران جنہوں نے ان لوگوں کو مارا ہے, ان لوگوں کے لواحقین, رشتہ دار, بھائی, کزن, باپ, چاچے, مامے, دادے, سب کئی ان کی ایف آئی آرز میں نامزد بھی ہیں اور وہ روپوش ہیں, فرار ہیں. تو ان پولیس افسران کو کیا سیفٹی میئرز لینے چاہیے, ان کو اپنی سیکورٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور اس قسم کا واقعہ جو کل پیش آئے ہیں 2, یہ آگے مستقبل میں بھی ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں؟ مرزا صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 97 میں شہباز شریف اس وقت چیف منسٹر تھے پنجاب کے, تو وہ ایک پولیس مقابلوں کا دور چلا تھا. تو اس کے بعد اس کے رزلٹ بھی سامنے آئے تھے. جب پولیس افیسر یا حکومت تبدیل ہوتی ہے تو یہ لوگ سر اٹھاتے ہیں اور پھر بدلے کی آگ میں جھلسے ہوئے لوگ جو ہیں وہ سامنے آ کر لڑتے ہیں اور یونیفارم کو نشانہ بناتے ہیں. اب جہاں تک آپ سیکیورٹی میئرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو پولیس ہے یہ ہماری سول فورس ہے, عوام کے ساتھ یہ رابطے میں رہتی ہے. یہ اتنے زیادہ سیکیورٹی میئر لے نہیں سکتے. ہر شخص تھانے جا سکتا ہے, آ سکتا ہے. اب اس میں کوئی وہاں پہ دہشت گردانہ کارروائی کرتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے. اس کی چیکنگ کا نظام ان کو بہتر کرنا ہوگا. واک تھرو گیٹس کو جو ہے وہ قابل عمل بنانا ہوگا, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ اگر واک تھرو گیٹ لگے بھی ہوئے ہیں تو وہ قابل عمل نہیں ہے, جسٹ دکھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو کل رات جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو ڈی آئی جی آپریشن نے ایک میسج بھی جو ہے وہ آڈیو وائرلیس پہ پیغام دیا تمام فورس کو کہ چاہے کوئی سول کپڑوں میں ہے یا یونیفارم میں ہے,
تو وہ سرکاری اسلحہ رکھے، سرکاری اسلحہ نہیں ہے تو اپنا پرائیویٹ اسلحہ رکھ سکتا ہے، اگر کہیں پہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر جوابی کارروائی کرے۔ لیکن مرزا صاحب دہشت گردوں کے اپنے سٹائل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کل جیسے انہوں نے باپ سے ریحان بٹ نے مخبری کروائی اپنی، اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو اب اسلحہ تو تھا ان کے پاس لیکن چلانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ نواں کوٹ جو ہوا ہے وہاں پر سارے اہلکار مسلح تھے لیکن ان کو موقع ہی نہیں ملا، انہوں نے ٹائم ہی نہیں دیا کہ وہ سنبھل سکیں، یا وہ اس قدر اپنا آرام سے وہاں پر موجود تھے، یا ان کی گنز جو تھیں وہ لوڈ نہیں تھیں۔ تو وہ حملہ آور ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے، جو وزن بھاری ہوتا ہے وہ حملہ آور کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ حملہ آور جس کے اوپر اٹیک ہونا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ حملہ آور نے کہاں سے آنا ہے، اس کی کیا پلاننگ ہے، تو وہ تو پھر حاوی ہوتا ہے نا ان پر۔ تو اس حوالے سے تو ایک ان کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے حملوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں مرزا صاحب، پولیس فورس ہے یا کوئی دشمندار شخص ہے تو وہ ہر وقت اس طرح گن تان کے تو نہیں بیٹھا نا۔ کسی بھی وقت وہ اپنے دوست کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر اپنا آزادانہ ماحول میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو ریلیکس ہوگا، لیکن جو حملہ کرنے آتا ہے وہ تو پری پلانٹ تیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے سیکیورٹی میئرز جو ہیں وہ ان کو کافی حد تک لینے پڑیں گے، جس میں جو تھانوں کے اندر ہیں یا جو گشت پہ مامور ہیں لوگ، ان کی سیکیورٹی کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی انتظامات، خاص طور پہ بلٹ پروف جیکٹس جو ہیں وہ ان کو ضرور پرووائڈ کی جائیں، تاکہ ہر جو پولیس والا سڑک پہ گشت کر رہا ہے اس کے پاس بلٹ پروف جیکٹ ہو، یا کسی تھانے کے باہر یا کسی دفتر کے باہر سیکیورٹی پر مامور ہے تو بلٹ پروف جیکٹ کم از کم اس نے پہنی ہو کہ شاید اس کی جان بچ جائے۔ میاں صاحب بہت شکریہ، بہت ڈیٹیل میں میاں عابد صاحب نے بتایا، اور خاص کر طارق کے متعلق جو میاں صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے، وہ بھی جو ہمارے ادارے ہیں، ہمارے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک شخص افغانستان سے تربیت لے کر آیا ہے اور 2 مہینے وہ سی ٹی ڈی کی حراست میں رہا، اور اس کے بعد اس کو ذہنی معذور یا اس کو پاگل قرار دے کر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تمام تر گفتگو آپ نے سنی اس کیس کے حوالے سے، اور میاں صاحب نے جو سجیشن دی ہے سیکورٹی میئرز کے حوالے سے وہ بھی لاہور پولیس کے اہلکاروں کو لینی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔